हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर तुर्की पाकिस्तान की अब भारत बढ़ाने वाला है टेंशन। जी हां, अमेरिका से आ रहा भारत का राफेल ग्रीस में आकर रुक गया, बताएंगे बड़ी खबर आपको। तो वहीं श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने खुले तौर पर भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। मान लिया है कि श्रीलंका का आज अस्तित्व भारत की वजह से ही बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सुनवाएंगे पूरी बात उनकी आपको, साथ ही साथ बताएंगे जापान ने भारत से पंगा लेने की है कोशिश। जी हां, जापान ने भारत की बड़ी कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का कर दिया ऐलान। क्या अमेरिका के इशारे पर फूमियो किशिदा ने उठाया है ये कदम, बताएंगे सबसे बड़ी खबरें दोस्तों आज की। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमेरिका से आ रहा भारत का राफेल ग्रीस में आकर रुका। अब युद्धाभ्यास की बड़ी तैयारी, तुर्की पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। बता दे भारत के राफेल लड़ाकू विमान पहली बार अमेरिका पहुंचे, जहां इन्होंने प्रमुख हवाई अभ्यास बोले तो रेड फ्लैग 24 में भाग लिया। इसमें हिस्सा लेने के बाद ये लौट रहे हैं। अपनी लंबी यात्रा के दौरान इन्होंने रास्ते में रुकने के लिए ग्रीस को चुना। इस मौके का भारत और ग्रीस ने फायदा उठाने का भी सोचा। भारत और ग्रीस संयुक्त अभ्यास भी इस मौके पर करेंगे। जी हाँ, पहले ये ईंधन भरने के लिए रास्ते में कुछ घंटे के लिए एंड्रावीडा में उतरने वाले थे। इसके बाद वो फिर भारत के लिए रवाना हो जाते, लेकिन दोस्तों अचानक ये बड़ा प्लान बना। अब ये ग्रीस की वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेंगे, युद्धाभ्यास करेंगे। जी हाँ, एथेंस उड़ान सूचना क्षेत्र के भीतर बड़े क्षेत्र पहले ही आरक्षित कर दिए गए हैं। लेकिन इस अभ्यास से ग्रीस का दुश्मन तुर्की और तुर्की का दोस्त पाकिस्तान खुश नहीं होने वाले। जी हाँ, संयुक्त अभ्यास हाल के वर्षों में ग्रीस और भारत के बीच विकसित हुए सैन्य सहयोग को दिखाता है। ग्रीस के सैन्य प्रमुख जनरल दिमित्रियोस हुपिस ने हाल में ही भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उत्कृष्ट राजनीतिक और सैन्य संबंध पर मुहर लगी थी, जिसके पहले से ही पर्याप्त परिणाम सामने आए हैं। जी हाँ, वैसे में तुर्की और पाकिस्तान की भारत ने टेंशन बढ़ाकर रख दिया है दोस्तों। अचानक ये प्लान बना है। साथ ही साथ आपको बता दें, श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने खुले तौर पर माना कि भारत की बदौलत आज श्रीलंका का आर्थिक स्थिति मजबूत है। भारत की बदौलत ही आर्थिक संकट से बचा पाया है अपने आप को श्रीलंका ने। बता दें, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने शनिवार को पहली बार स्वीकार किया है कि हमारा देश भारत की मदद के चलते अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से 2 कठिन वर्षों में बच गया है। उन्होंने कहा कि ये सब भारत से $3.5 अरब की वित्तीय मदद से संभव हो पाया। उन्होंने नई दिल्ली के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। 20 से 22 जून तक कोलंबो में 31वीं अखिल भारतीय साझेदार बैठक में बोलते हुए विक्रम सिंघे ने कहा कि अपनी पिछली भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझेदारी के मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की थी। अब 2 कठिन वर्षों से गुजरने के बाद मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह संभव हो सका, क्योंकि भारत ने हमें $3.5 अरब का ऋण दिया था। अब उन सब को चुकाया भी जाएगा। यानी कि दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति ने खुले तौर पर पूरे देश के सामने कह दिया है कि भारत की बदौलत आज हमारी आर्थिक स्थिति सही है, जिसने की जता दिया है कि भारत ने श्रीलंका की मदद की तो श्रीलंका उस चीज को मान भी रहा है, भारत के एहसान को एक्सेप्ट भी कर रहा है। जी हाँ, जबकि बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत से मदद ले लेते हैं लेकिन एहसान नहीं जताते। साथ ही साथ आपको बता दें, जापान ने भारत की बड़ी कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का कर दिया ऐलान। अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं फूमियो किशिदा। क्या वाकई में ऐसा है? आपको बता दें, जापान ने शुक्रवार को कहा है कि उसने चीन और भारत सहित 5 देशों में स्थित 11 कंपनी और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिसमें संपत्ति जब्त करना और निर्यात प्रतिबंध लगाना शामिल है। जापान ने कहा है कि उसका मानना है कि इन संस्थाओं ने रूस के साथ कारोबार किया है, जिससे रशिया को यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित दंडात्मक उपायों से बचने में मदद मिली है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जापान ने भारतीय कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाए हैं, जो भारत का काफी करीबी दोस्त है। जी हाँ, भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का यह कदम जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की इस महीने की शुरुआत में इटली में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन यानी G7 समिट के एक सत्र के दौरान की गई टिप्पणी के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार तीसरे देशों में स्थित संस्थाओं को निशाना बनाते हुए नई प्रतिबंध पैकेज पर विचार कर रही है। G7 देशों ने उन उत्पादों के रशिया में निर्यात की आलोचना की थी जिन्हें तीसरे देशों के माध्यम से रशिया को सैन्य उपयोग के लिए भेजा जा सकता है। जिन देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उन 5 देशों में संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान भी शामिल। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अमेरिका के इशारे पर जापानी पीएम फूमियो किशिदा काम कर रहे हैं? क्या उन्हीं के इशारे पर यह कदम उठाया गया है? आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, नेपाल ने भारत सहित 8 देशों के लिए राजदूत कर दिए नामित। जी हाँ, नेपाल ने 11 देशों के राजदूतों को
वापस बुलाने के 2 सप्ताह के बाद भारत समेत 8 राष्ट्रों के लिए राजदूत नामित कर दिए हैं। कैबिनेट सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्य सचिव और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोक दर्शन रेग्मी को भारत के लिए नेपाली राजदूत नामित किया है। रेग्मी इससे पहले गृह सचिव, वित्त सचिव और भूमि सुधार एवं प्रबंधन मंत्रालय में सचिव के पद पर रह चुके हैं। ये निर्णय नेपाल की कैबिनेट ने शुक्रवार को लिया। इससे पहले नेपाल सरकार ने 6 जून को 11 देशों के राजदूतों को वापस बुलाया था, जिनमें भारत और अमेरिका में सेवारत और नेपाली कांग्रेस के कोटे के तहत नियुक्त राजदूत भी शामिल थे। इससे 3 महीने पहले प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी नेपाली कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से हाथ मिला लिया था। साथ ही साथ बता दें, श्रीलंका के बाद अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर यूएई जा रहे जयशंकर जी रणनीतिक साझेदारी के साथ गाजा पर होगी चर्चा। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी श्रीलंका के बाद अब अपनी दूसरी विदेश यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के दौरे पर आज जा रहे हैं, जहां वो अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ व्यापक वार्ताएं करेंगे। जयशंकर जी और अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा गाजा की स्थिति पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर की यात्रा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम के साथ ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के समग्र परिदृश्य की समीक्षा करने का अवसर उपलब्ध कराएगी। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर जी आज संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन में युद्ध की बड़ी आशंका की बड़ी खबर। झड़प के बाद फिलीपीनी नौसैनिकों ने कहा नहीं हटेंगे पीछे। जी हाँ, झुकेंगे नहीं। दरअसल फिलीपींस ने चीन को दे दिया बड़ा अल्टीमेटम, एशिया में बढ़ सकता है तनाव। बता दें, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से फिलीपींस अब तंग आ चुका है, फेडअप हो चुका है। एक दिन पहले दोनों देशों के नौसैनिकों में दक्षिण चीन सागर में तेज भिड़ंत हुई, जिसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। इस बीच फिलीपीन के राष्ट्रपति ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका देश किसी भी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा। इसके साथ ये भी कहा है कि फिलीपीन सैनिक दक्षिण चीन सागर से पीछे नहीं हटेंगे। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना द्वारा फिलीपींस की नौसेना के जवानों को घायल करने और एक झड़प में कम से कम 2 सैन्य नौकाओं को क्षतिग्रस्त किए जाने की पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं बनता है। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने अपने शीर्ष अधिकारियों और रक्षा प्रमुख के साथ द्विपक्षीय प्रांत पलावन के लिए उड़ान भरी। वो वहां उन नौसेना कर्मियों से मिलने और उन्हें पदक प्रदान करने के लिए पहुंचे जो चीनी तटरक्षक के हमले का निशाना बने थे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, थंडर या ब्लंडर, जी हाँ, कटिंग एज लड़ाकू विमान बोलकर चीन ने पाकिस्तान को थमाया कबाड़। एक और JF-17 एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। जी हाँ, आज की अभी की पाकिस्तान से बड़ी खबर, क्या चाइना ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट बोलकर JF-17 नाम का कबाड़ बेच दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 5 जून 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झांग जिले में JF-17 थंडर ब्लॉक 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना के बाद पाकिस्तान के डिफेंस महकमे में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या चाइना ने पाकिस्तान को एक घटिया लड़ाकू विमान तो नहीं बेच दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से हालांकि कोई आधिकारिक ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि महकमे में अब इस फाइटर जेट की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। क्या अपने ही दोस्त को चाइना ने धोखा दे दिया है? क्या सिर्फ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है चाइना? क्या पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए चाइना ने दोस्ती किया हुआ है? क्या लाभ के लिए ही पाकिस्तान से वो प्यार जता रहा है? ऐसे में ये बड़े सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया और एयरफोर्स ने इस घटना को लेकर अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन सूत्रों ने हादसे की पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 जून को JF-17 फाइटर जेट में इजेक्शन सीट के निर्माता मार्टिन बेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में हादसे की पुष्टि कर दी है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, भारत ने निभाई इजराइल से दोस्ती, गाजा में जंग के दौरान भेजे हथियार और ड्रोन अमेरिका तक ने खड़े कर दिए हाथ। जी हाँ, इजराइल पिछले 8 महीने से गाजा में हमास के साथ जंग लड़ रहा है। लंबी जंग के दौरान इजराइल के कई पुराने साथियों ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो इस कठिन समय में भी उसका सच्चा दोस्त बनकर खड़ा रहा है। गाजा में जंग शुरू होने के बाद से भारत ने इजराइल को तोप के गोले, हल्के हथियार और ड्रोन की आपूर्ति की है। अरबी मीडिया आउटलेट शाफाक न्यूज ने इजरायली अखबार येदिओथ अहनोथ की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि फरवरी में पहली बार जानकारी सामने आई थी कि भारत इजराइल को हैदराबाद में निर्मित हर्मी
HIMARS 900 ड्रोन भेज रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना के लिए इजरायली ड्रोन की आपूर्ति के लिए इजराइल के सहयोग से हैदराबाद में फैक्ट्री स्थापित की गई है और ये फैक्ट्री इजरायल रक्षा कंपनी अल्बीट सिस्टम्स और भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में काम करती है। जी हाँ, तो वही बता दें, इतना ही नहीं, अमेरिका को लेकर इजराइल के रिश्ते की बात करते हैं, जहां पर आखिर जो बाइडेन को गंभीरता से क्यों नहीं लेते नेतन्याहू। इजराइल के सामने हल्के पड़े अमेरिका की नाकामी का क्या है विश्लेषण, आपको बता दें दोस्तों। कुछ महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात से इतने तंग आ चुके थे कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में संयम बरतने के उनके आह्वान को नजरअंदाज कर दिया था कि उन्होंने नेतन्याहू का फोन रिसीव करना बंद कर दिया। मार्च में जब बाइडेन से पूछा गया कि उन्होंने इजराइल से जो आह्वान किया है कि वो गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला ना करे, क्या वो रेड लाइन है, जिसका अर्थ होता है कि अगर इजराइल हमला करता है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे, तो बाइडेन ने कहा हाँ वो एक रेड लाइन होगी, लेकिन मैं कभी इजराइल नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, इस जवाब का क्या मतलब निकलता है ये शायद ना पत्रकारों को समझ आया और ना ही शायद खुद जो बाइडेन भी अपने इस बयान का मतलब नहीं समझ पाए एक्सपर्ट्स, लेकिन इस पर बयान देने लगे। एक्सपर्ट ने बताया है बाइडेन के इस बयान का मतलब निकाला कि राष्ट्रपति का मतलब ये हो सकता है कि गाजा के शहर राफा में इजरायली आक्रमण के लिए अमेरिका के आक्रामक हथियारों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर इजराइल के खिलाफ होने वाली मिसाइलों हमलों को रोकने के लिए इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यानी इजराइल की रक्षा के लिए हथियारों की सप्लाई होती रहेगी। ऐसे में दोस्तों भारत आज भी हर एक देश के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। ऐसे में अगर आपको भी गर्व है कि आप भारतीय, तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें S-400 निकला बेकार, तो रशिया ने उतार दिया S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। आखिर भारत भी क्यों है S-500 के पीछे बेताब। दरअसल पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्षेत्र क्रीमिया में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है और ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रशिया दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बताता है और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को काउंटर करने के लिए भारत ने ये डिफेंस सिस्टम खरीदा हुआ है। लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ हद तक फेल होने के बाद अब रशिया ने क्रीमिया में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स को भेजना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रशिया ने यूक्रेन में अपने उन हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है जिनका अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, और क्या यूक्रेन ने रूसी हथियारों की अक्षमता को उजागर कर दिया है। अब ऐसे में आपको बता दें S-400 मिसाइल के बाद फेल होने के बाद S-500 पर भारत की पैनी नजर है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 27 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। जी हाँ, इन 5 खास मुद्दों पर दुनिया भर की है निगाहें। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर में होने वाले चुनावों से पहले 27 जून बोले तो गुरुवार को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट टेलीविजन पर होगी। फिलहाल राष्ट्रीय जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट उम्मीदवार और निवर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन और उनके रिपब्लिकन चैलेंजर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग बराबरी पर है। वहीं टेलीविजन बहस में बातचीत के टॉपिक से दोनों दिग्गज मीडिया और तमाम राजनेताओं को समान रूप से मदद करेंगे, जो आखिरकार कई मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल आपसे है कि इस बार कौन होना चाहिए अमेरिका का राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन या कोई और? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। देखते हैं भारत की जनता किसको राष्ट्रपति बनाना चाहती है अमेरिका का। तो वहीं आपको बता दें 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र कल से। जी हां, नए सदस्य भी लेंगे शपथ, पहले दिन ही हो सकता है विवाद। बता दें 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। तो वहीं लोकसभा स्पीकर के पद के लिए चुनाव भी होंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। अप्रैल जून में हुए लोकसभा चुनाव बाद ये पहला लोकसभा सत्र होगा। 18वीं लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटों के साथ बहुमत है, जबकि भाजपा के पास 240 सीटें हैं। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 234 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास 99 ही सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।